इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में कुछ कमी आई है भारत देश में, लेकिन चीन जैसे देश में अभी भी कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हमारे देश ने एक और माइलस्टोन पार कर लिया है और वो ये है कि अब 12 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको कल से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका आज हम जवाब चाहेंगे अपने विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मिश्रा जो आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। फोन लाइनें हमारी खुली हुई हैं, तो आपके फोन का इंतजार करते हुए हम आरंभ कर रहे हैं आज की ये कोरोना जागरूकता श्रृंखला की एक और कड़ी जो आपको जागरूक कराएगी कोरोना से जुड़े सवालों से, और आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब हमें क्या करना है। जबकि एक तरफ कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन विश्व के कुछ हिस्सों में अभी भी कोरोना का जो संक्रमण है वो बना हुआ है। डॉक्टर मिश्रा, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन जी। डॉक्टर मिश्रा, कार्यक्रम की शुरुआत आज हम बच्चों के वैक्सीनेशन से ही कर रहे हैं। जैसे कि ज्ञात है कि अब से कुछ दिनों बाद यानी 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। इस बीच 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कल से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इन्हें कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब सिर्फ कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा, यानी कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन है वो नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ खास है ये कॉर्बेवैक्स से, हमें आपसे जानना चाहेंगे। और बच्चों को अब क्या एहतियाती उपाय बरतने होंगे टीका लेने से पहले, टीके के दौरान और टीके के बाद? डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार ने इस पर निर्णय लिया है जी। कुछ वैज्ञानिकों से सलाह करके। तो ये हालांकि इसमें थोड़े से मतभेद पैदा हो गए हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि संभवतः बच्चों में टीकाकरण की इतनी आवश्यकता नहीं है और उनको टीकाकरण में शामिल करने का कोई बहुत लाभ नहीं होगा। लेकिन और एक भारत सरकार की ही एक कमिटी है जो जिसको नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप NTAGI बोलते हैं इम्यूनाइजेशन पर, तो उसके कुछ लोगों ने भी इस पे अपना मत दिया है। जो उसके सदस्य हैं कि जैसे एक डॉक्टर JP मुलेल हैं जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं CMC वेल्लोर में, और इस ग्रुप के मेंबर हैं भारत सरकार की जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है इम्यूनाइजेशन पर। तो उनका मानना ये है कि NTAGI ने कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दी थी भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार ने अपने खुद चर्चा करके वैज्ञानिकों से इसका निर्णय लिया है जो महत्वपूर्ण है। और 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोर्बेवैक्स लगाएंगे बुधवार से, जैसा निर्णय हुआ है, और 6.5 करोड़ बच्चे इसके दायरे में आते हैं। दूसरी तरफ एक प्रोफेसर संजय राय हैं जो कोवैक्सीन के ट्रायल के लीड इन्वेस्टिगेटर थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। उन्होंने भी बच्चों के टीकाकरण के बहुत उत्साहित नहीं है वो भी, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो मृत्यु दर थी बच्चों में कोविड-19 से वो 2 पर मिलियन से भी कम थी। 2 बच्चे प्रति मिलियन, मतलब 10 लाख में 2 बच्चे से भी कम जी। उधर जो मृत्यु दर टीकाकरण जिनका नहीं हुआ है वयस्कों का, उनमें अगर देखा जाए तो उनमें मृत्यु दर थी 1.5 पर मिलियन जो जिनको टीका नहीं लगा है जी। तो इसमें उनका कहना है कि जिसका मतलब ये है कि 15,000 लोगों की मृत्यु होती यदि टीका नहीं लगा है। तो उससे वयस्कों में तो इससे लाभ मिल रहा है, लेकिन बच्चों में चूंकि रिस्क इस रोग का नहीं है, तो फिर
कोई बहुत इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये भारत सरकार ने इसकी निर्णय ले लिया है, तो इसमें जो लोग लगवाना चाहें लगवा लें, क्योंकि 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको भी हम एक तरह से थोड़ा सा बड़े बच्चों को लगवाने में मेरी अपनी निजी राय ये है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अनलेस हम ये कहें कि टीकाकरण से नुकसान अधिक है न लगवाने से, तो तभी इसको हम इसकी आलोचना कर सकते हैं, नहीं तो लगाना उचित रहेगा। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि टीके सुरक्षित हैं और वो उनका उपयोग है गंभीर बीमारी को कोविड रोग से बचाने में, मृत्यु से बचाने में, तो मेरा मानना ये है कि और कई और देशों में लग भी रहे हैं बच्चों में, जो 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों में, अमेरिका में भी और कुछ और देशों ने भी इसको लिया है और कुछ देशों ने इसको नहीं भी लिया है। तो इस पर ये चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि लेकिन अब हमारे यहाँ इस पर निर्णय हो गया है, तो ये अपने में एक सुखद कदम है जी। और मैं समझता हूँ इसका जो लोग ऑप्शन है, अगर जो वयस्कों में भी टीकाकरण कोई अनिवार्य तो है नहीं, लोगों ने, लेकिन 180 करोड़ डोजेज हमारे यहाँ लग चुकी हैं, उससे भी अधिक, और अब बूस्टर डोज कह लें या सुरक्षा की डोज ले लें, तीसरी डोज भी लोग ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है। जी डॉक्टर मिश्रा, हम इस पे चर्चा हम अपने आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता बड़ौत से महेश शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनका सवाल, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। आज क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, हमें कोरोना से मुक्ति कब तक मिल जाएगी और जो हमें क्या क्या सावधानियां और भी रखनी पड़ेंगी? जी डॉक्टर मिश्रा, ये एक आम सवाल है सभी जनता के कि कोरोना से हमें मुक्ति कब मिलेगी। हालांकि अब देखने में आ रहा है कि चीन जैसे जहां से कोरोना का उद्गम हुआ था, जहां से कोरोना शुरू हुआ था, वहां पे फिर से 5400 लोग जो इस समय डेटा आ रहा है कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और कहा जा रहा है कि वहां पे स्थिति काफी गंभीर है। ऐसे में कोरोना से मुक्ति संभव कब है? हाँ, ये मेरा मानना है, और ये बाकी जो हमारे पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना ये है कि अब कोरोना लगभग एंडेमिक हो गया है जी। और ये संभव है क्योंकि हमारे यहाँ भी जनसंख्या का घनत्व तो अधिक है कि कोरोना जैसे बाकी फ्लू होता है कुछ जगहों पर क्लस्टर्स में होता रहेगा, उतनी गंभीरता का नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का डेल्टा वेरिएंट से प्रकोप हुआ अप्रैल मई में, ओमिक्रॉन में भी हमने देखा संक्रमण अवश्य हुआ, बहुत लोगों को हुआ, घर घर में सभी घर के सदस्यों को हुआ, लेकिन मृत्यु दर नहीं बढ़ी और लोग घर पर रह के ही स्वतः ठीक हो गए। तो मैं महेश जी को ये बताना चाहूंगा कि कोविड तो वायरस का ये संक्रमण है, तो वायरस एक बार आ जाता है तो वो कहीं जाता नहीं है, वो हमारे बीच रहता है जी। हमें उससे बचाव करते रहना पड़ेगा और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखना पड़ेगा, जिससे ये हो भी जाए तो हम उससे ठीक हो जाएं, और ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको अब जैसे मास्क का प्रयोग है वो करते रहना चाहिए, और इसमें चाहे ये चला भी जाए, अब तो लगभग देखिए 3000 करीब संक्रमित रोगी आ रहे हैं प्रतिदिन भारत में, जो 140 करोड़ जनसंख्या के लिए कोई कुछ खास नंबर नहीं है, ये बहुत नंबर नहीं है, और जो संक्रमण की दर है वो भी 0.06 और 0.6 ऐसे आ गई है, और जो हमारे मृत्यु दर भी एकदम नीचे चली गई है जी। तो हम लोग बहुत अच्छी अवस्था में हैं, और हमारे यहाँ पूरे 2 वर्षों में हमारे भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और हमारी राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहां 25 करोड़ की जनसंख्या है, और कोविड का नियंत्रण
माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा किया, ये ऐसा मैं मानता हूँ। और इसकी सराहना WHO ने भी की है, दूसरे देशों ने की है, और इतना जनसंख्या घनत्व होने के बाद भी हमारे मृत्यु दर भी कम रही जी। ठीक है, दूसरी लहर में प्रकोप ज्यादा था, लेकिन जब भी जनसंख्या ज्यादा होती है और हमारे यहाँ थोड़े मरीज भी रोगी भी बढ़ जाते हैं तो वो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए दिक्कत हुई उससे। जी, हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद के लोनी से मोहम्मद यामीन जी। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी यामीन जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे तो उनकी देखभाल रखें, उनको घर पे रखें 1 दिन 4 दिन जैसे, इसके बारे में। जी डॉक्टर साहब, यामीन जी का प्रश्न है कि बच्चों को टीका लगता है, ऐसे में बच्चों को क्या एहतियाती उपाय बरतने चाहिए? क्या उनको भी बुखार आ सकता है या कुछ और परेशानी हो सकती है, जैसे बदन टूटना या जैसे आमतौर पर इंजेक्शन लगने के बाद होता है? ऐसे में उन्हें क्या घर पर रखना जरूरी है और कितने दिन? बिल्कुल, देखिए, जो टीके लगने के एक तो तुरंत बाद कोई रिएक्शन का संदेह होता है कई बार जी। इसीलिए जहाँ पे टीकाकरण होता है वहाँ पे रुकना पड़ता है थोड़ा सा। हम सभी ने किया वो, बच्चों को भी करना पड़ेगा यही जी। वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आधे घंटे 1 घंटे रहना पड़ेगा। और बच्चों को तो टीके लगवाने का मैं समझता हूँ तजुर्बा सभी का होता है। सभी लोग अपने बच्चों को बचपन से पैदा होने के बाद से टीकाकरण शुरू हो जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जी। तो बिल्कुल बुखार आ सकता है बच्चों को भी, और उसके लिए इसीलिए बताई जाती है कि अभी बहुत छोटे बच्चों को तो लग नहीं रहा है, 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को लग रहा है, तो उनको अगर बुखार आता है तो 1-2 दिन घर में आराम करेंगे। दूसरे पैरासिटामोल, क्रोसिन, डोलो जो दवाई है वो 12 साल के बच्चे भी ले सकते हैं, उनको दी जा सकती है। तो इस प्रकार से उसका नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा लक्षण आता है जो समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत जहाँ पे टीकाकरण हुआ है वहाँ जाके बच्चे का परीक्षण किया जा सकता है। तो जैसे वयस्कों में हुआ वैसे बच्चों में भी ये प्रिकॉशन सावधानियां ली जाएंगी। और दूसरे बच्चे अपना उनका हाइड्रेशन ठीक रखें। अब गर्मी भी थोड़ी शुरू हो गई है तो पानी का कमी नहीं शरीर में होनी चाहिए, उनका भोजन ठीक स्वस्थ होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। और जैसा हमने वयस्कों में देखा कोई ऐसा विशेष परेशानी नहीं हुई। अधिकतर लोगों को जब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी लगा है या बहुत उम्र के लोगों को भी लगा है, तो इसलिए कोई चिंता का इतना विषय नहीं है। बच्चों में भी सावधानी लेनी होगी टीकाकरण के केंद्र पर, फिर घर में, और बुखार आता है तो उसकी दवाई दी जा सकती है जी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का रुख करते हैं और राजू सिंह से जुड़ते हैं और उनका सवाल, उनकी जिज्ञासा जानते हैं। राजू जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी सर जैसा भी डॉक्टर साहब ने बोला कि जो कोरोना नहीं जाएगा तो जो एक बार आता वो रहता है, क्या सर फिर हमें ये टीके के बजाय इसके ऊपर गोलियां बनाने के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए? जैसे सर्दी जुकाम और बुखार की मेडिसिन आती है जी। डॉक्टर मिश्रा ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि सभी विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि कोरोना जाएगा नहीं, कोरोना बना रहेगा, ऐसे में टीके के अलावा क्या हमें गोली की तरफ या कोई ऐसी कोई टैबलेट नहीं बनानी चाहिए जो खांसी जुकाम में जिस तरह से उपयोग में लाते हैं, कोरोना के लिए भी इसी तरह से उपयोग में लेकर आए? गोली बनी है, देखिए आयुर्वेदिक पद्धति में भी गोली बनी है जी। कुछ हमारे DRDO ने भी कुछ निकाली है गोलियां इसकी। अब वो कितनी कारगर हैं ये लेने से पता लगता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे खांसी जुकाम जब होता है हमें किसी प्रकार का भी किसी भी वायरस से होता है जो जिसको हम कॉमन साधारण खांसी जुकाम बोलते हैं, अब कोरोना भी वैसा ही हो जाएगा। और अधिकतर लोग जैसे बाकी खांसी जुकाम से ठीक हो जाते हैं, कोरोना से भी ठीक हो जाएंगे और
उसमें मुझे नहीं लगता कि टेस्ट लक्षण कराने की भी आवश्यकता होगी जी। और जैसे ओमिक्रॉन में हमने सबने देखा 2-2, 3-3 दिन में लोग घर में रह के ठीक हो गए। जो जब बुखार आता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो वो चिंता की वजह से अस्पताल चले गए। तो बिल्कुल जैसे इन्होंने पूछा है कुल्लू से, कोविड भी खांसी जुकाम की तरह हो जाएगा। जैसे हम खांसी जुकाम के लिए नवीन जी कहते हैं कि अगर आप दवाई लेंगे तो 7 दिन में ठीक होगा जी, आप दवाई नहीं लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा जी। तो वैसे ही कोरोना के साथ होने जा रहा है। इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वस्थ भोजन से और अपने व्यायाम से, योग से और अपने उससे अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की ठीक रखेंगे लोग तो पहले तो होगा नहीं, होगा तो स्वतः ठीक हो जाएगा। जी। हमारे अगले श्रोता हैं रेवाड़ी से ईश्वर दत्त जी। आइए उनका भी प्रश्न जानते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। ईश्वर दत्त जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जिज्ञासा है आपकी? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ जो इंजेक्शन लगे हैं इसमें किसी के बुखार होता है, किसी के नहीं होता, क्या कोविड में फर्क है या उसकी इम्यूनिटी में फर्क है? और तीसरे में सीनियर सिटीजन हूँ, क्या मैंने तीसरा इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं, या कब लगवाना है? जी जी, डॉक्टर मिश्रा। बहुत अच्छा प्रश्न है ईश्वर चंद जी आपका। मैं अपने आपको उदाहरण दे देता हूँ। मैंने कोवैक्सीन के जो ट्रायल हुआ था 21 दिसंबर से शुरू हुआ था, उसके दोनों इंजेक्शन लगवाए थे जी। तो मुझे बाद में पता लगा जब उसमें स्टडी इन्वेस्टिगेटर से पूछा, जब उन्होंने डिकोड किया था तो मुझे टीका नहीं लगा था, मुझे प्लेसिबो लगा था। इसके बाद मैंने 2 टीके लगवा लिए थे फरवरी और मार्च में 21 में। तो मुझे तो बुखार नहीं हुआ, थोड़ा सा जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहाँ हल्का सा दर्द हुआ तो 1 आध दिन ठीक हो गया। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को बुखार होता है और कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर ये हुआ कि प्रतिरोधक क्षमता हमने टेस्ट करी अपनी कि कुछ बना है एंटीबॉडी, तो वो एंटीबॉडी भी नहीं बनी। उसके बाद मैंने कोवैक्सीन की भी 2 डोज लगवा ली अब मई में। तो और उसके बाद अभी जब बूस्टर लग रही थी तो मैंने वो भी लगवा ली। तो आप बिल्कुल ईश्वर चंद जी लगवा सकते हैं। तीसरी सुरक्षा की डोज जो है वो लगवा लीजिए, जो भी उससे थोड़ा लाभ होगा वो हो जाएगा। उसमें कोई बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल लगवाइए। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम बच्चों के टीकाकरण का रुख करते हैं। बच्चों को जो टीकाकरण हो रहा है वो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन दिया जा रहा है। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड से किस तरह से भिन्न है? ये जो है कॉर्बेवैक्स का मैं देख रहा था कि ये किस प्रकार की वैक्सीन है। तो इसमें जो है जो ये इन्होंने बताया है इसकी कि किस प्रकार की ये वैक्सीन है। जैसे कोवैक्सीन तो पूरे वायरस से बनी है जी, और जो कोविशील्ड हमारी ये वाली थी कोविशील्ड, हाँ जी, ये वायरल वेक्टर से बनी है। तो कॉर्बेवैक्स भी उसी तरह की वैक्सीन है। ये बेसिकली और ये पूरे वायरस से ये नहीं बनी है। तो इसलिए ये बिल्कुल वैक्सीन ठीक है और इसको बच्चों में इसका ट्रायल हुआ है 12 से 14 वर्ष के बच्चों में, और बायोलॉजिकल इवेंट्स जो कंपनी है उसने ये बनाई है कॉर्बेवैक्स। तो इसको इससे बिल्कुल भी कोई परेशान होने की बात नहीं है कि कॉर्बेवैक्स जो है वो फुल वायरस की तो केवल कोवैक्सीन ही है पूरे वायरस से जो बनी है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि कॉर्बेवैक्स नई वैक्सीन है, बायोलॉजिकल इवेंट्स ने भारत में ही बनाई है। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका जो वो आप ये देखिए
कि इसको ये भी पूरे पैथोजन से नहीं बने हैं जी। तो इसलिए जी सेफ है उस तरह जी। से। डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे जारी। इस बीच असम से आमिया जो है हमारे साथ जुड़ चुकी है, काफी देर से लाइन पर है। ये उनका प्रश्न पहले जान लेते हैं। आमिया जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार सर जी, क्या जानना चाहती हैं आमिया जी? मेरा सवाल है कि ये जो नया वैक्सीन निकले है ना कोवोवैक्स, इसका कंपोजिशन क्या है? और दूसरी क्वेश्चन है कि भूटान के न्यूज के अनुसार पहले और दूसरी लहर ज्यादा नहीं लोगों को इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी तीसरी लहर जारी है, इसका कारण क्या है? मैं सवाल ही जानना चाहती हूँ। जी डॉक्टर साहब, आमिया का बेसिक जो मूल प्रश्न है वो ये है कि तीसरी लहर भी अब जारी है, हालांकि पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मामले आते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? बिल्कुल, इनके दो प्रश्न थे। एक तो इन्होंने भी यही पूछा कोर्बावैक्स जी किस तरह की वैक्सीन है। तो मैं फिर से दोहराऊंगा कि कोर्बावैक्स बायोलॉजिकल इवेंट्स ने बनाई है कंपनी ने, और ये क्लासिकल हम बोलते हैं जिसको, जो टेक्नोलॉजी है वैक्सीन बनाने की, जिसमें प्रोटीन एंटीजन यूज, स्पाइक प्रोटीन यूज होता है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, और इसको एडजुवेंट कहते हैं, जिसपे इसको बैठाते हैं, एटम का होता है, जिसको एडजुवेंट एल हाइड्रोज बोलते हैं जी। और ये बेसिकली सब प्रोटीन सब यूनिट को बाइंड करती है। तो इसको प्रोटीन सब यूनिट भी बोल सकते हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन भी बोल सकते हैं, इसको एडजुवेंट पे इसको बैठाते हैं, जो प्रोटीन एंटीजन है स्पाइक प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन सब यूनिट की वैक्सीन इसको कह सकते हैं। और इनका दूसरा प्रश्न था डॉक्टर साहब कि पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, अब जब एंडेमिक हो गया है कोरोना, तब फिर ये तीसरी वेव किस तरह से चल रही है? कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी मामले बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। ये वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम देखते हैं कि जब नवंबर दिसंबर आता है तो खांसी जुकाम के केसेस बढ़ने लगते हैं, आम खांसी जुकाम के। इसी प्रकार से कोविड के केसेस भी रहेंगे। अब इसमें कुछ आम खांसी जुकाम के भी रहेंगे, कुछ इसमें कोविड के भी रहेंगे जी। तो दोनों के लक्षण समान होते हैं। केवल कोविड में हमने जो अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट में ये दिखा था कि उसमें फेफड़ों पर भी असर होता है और गंभीर असर हो जाता है कुछ लोगों में। इसलिए ये थोड़ा सा उस कॉमन इन्फ्लुएंजा जिसको हम बोलते हैं कॉमन फ्लू, उससे उस प्रकार से भिन्न है। कॉमन फ्लू में फेफड़ों पर उतना असर नहीं होता है, लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि इससे बचाव करते रहना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये एंडेमिक हो गया है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने में हमेशा मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं तो मास्क का प्रयोग इसलिए भी कहता हूँ कि आप प्रदूषण से भी बच सकते हैं जी, और दूसरे बैक्टीरियल वायरल संक्रमण से भी बच सकते हैं अगर आप मास्क लगा रहे हैं। जी। दिल्ली से अनिल कुमार जी का प्रश्न सुनते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते। मेरा दो सवाल है सर। जैसे पहला सवाल तो है कि मेरी भांजी को दूसरा डोज वैक्सीन लगा था करीब 1 महीने पहले जी, लेकिन अब उसके वहीं पे जहाँ वैक्सीन लगा तो वहाँ खुजली होती है और खुजला देती है तो दर्द होता है और वहाँ सूजन आ जाती है जी। तो उसके लिए क्या करना है? एक तो ये। दूसरा ये है कि जैसे अभी 12 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है कल से, और मेरा बेटा है अभी 8 साल का और अप्रैल से स्कूल खुल जाएंगे जी। तो अभी इसको तो वैक्सीन फिलहाल तो मिलेगी नहीं जी, तो क्या अप्रैल से इसको स्कूल भेजना उचित रहेगा? ये दो सवाल है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो इन्होंने एक तो प्रश्न किया है कि उनकी भांजी को वैक्सीन लगी, उस जगह पर थोड़ी खुजली होती है और फिर सूजन आ जाती है, थोड़ा सा सूजन आ जाती है। तो मेरा मानना ये है कि चूंकि वैक्सीन तो ये इंट्रामस्कुलर लगती है जी,
स्किन में नहीं लगती है। तो इसको टेस्ट कर लें कि वो वैक्सीन से संबंध उसका सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ और बात हो जी, तो दिखा लें, और उसमें अगर कुछ वो दवा वगैरह बताएंगे लगाने के लिए जी, तो खुजली के लिए तो कोकोनट ऑयल भी ये लगा सकते हैं वहां पे। और बाकी जहां तक ये लगा था टीका वहां जाके एक बार चेक करा लें। तो डॉक्टर साहब इन्हें स्किन के डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को इनको दिखाने, किसको दिखाना होगा? उसको भी दिखा लें। पहले मैं समझता हूँ जहाँ पर टीकाकरण हुआ है वहां जाके अगर दिखाएंगे तो वो अगर आवश्यकता होगी तो वो अपने चर्म रोग विशेषज्ञ के पास भेज देंगे, नहीं तो ये ठीक हो जाएगा। जी जी। और दूसरा सवाल था कि हाँ अप्रैल से स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों को भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरा मानना ये कि अब भेज सकते हैं, क्योंकि अब हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ है। केवल 3000 लगभग संक्रमित भारत में आ रहे हैं प्रतिदिन, और उसकी संख्या भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम होती चली जाएगी। तो लेकिन फिर भी थोड़े से मास्क का प्रयोग अभी भी रखें लोग, और कम से कम भीड़ मिलाप करें। बच्चों में चूंकि कोविड की रोग गंभीर नहीं हुआ है, इसलिए उनको संक्रमण होता भी है तो बहुत कम लक्षण का होता है, न्यूनतम लक्षण का होता है और स्वतः ठीक हो जाता है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं गुरुग्राम से सुभाष जी, एक उनका भी प्रश्न लेते हैं बहुत जल्दी। सुभाष जी स्वागत है आपका, संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिए, वक्त बहुत कम है। धन्यवाद सर, संक्षेप में ही पूछूंगा जी। सर अभी जो अलाउ हुआ चूंकि सर ये कि किशोरावस्था में ही जो बच्चे हैं उनको लगने वाला इसका टीका जी, सर कहाँ तक मतलब उनको सुटेबल रहेगा, मैं यही जानना चाहता था जो उनको अलाउ हुआ। धन्यवाद सर, यही जानना चाहता था। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम की शुरुआत में हमको फिर लेके चले गए हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चों को जो टीका लग रहा है ये कितना सही है और कितना वाजिब है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो बच्चे 12 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, 12 से 18, हम लोग सभी इस बात की परिकल्पना कर रहे थे जुलाई से कि कब आएगा टीका बच्चों के लिए, कब आएगा टीका। अब टीका आ गया है जी। तो 12 से 18 वर्ष के बच्चों में, अब 12 से 14 के लिए अभी इन्होंने इसकी ओपनिंग करी है भारत सरकार ने, तो ठीक रहेगा बिल्कुल। और उसका लाभ ये है, बच्चों को कोई नुकसान इतना नहीं होता संक्रमण से, लेकिन बच्चों यदि स्कूल से घर में संक्रमण लेके आते हैं तो घर में जो उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके माता पिता हैं, उनको संक्रमण होने की बच्चों से संभावना रहती है जी। इसलिए बच्चों का भी टीकाकरण करना बहुत आवश्यक है जी। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और अपनी विशेष राय देने के लिए, विशेषकर बच्चों से संबंधित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी, बहुत अच्छा रहा जी, शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। बच्चों को केवल कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्य सचिव है उनको पत्र लिख दिया है और आकाशवाणी के साथ भी विशेष बातचीत की गई। उन्होंने बताया भी कि 12 से 15 साल तक के बच्चों को अब टीका लगेगा। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलेगा या आप सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाके बच्चों को टीका लगवा सकते हैं। डरिएगा नहीं, ये टीका बिल्कुल सेफ है। 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। और कोरोना से संबंधित कोई भी सवाल है तो रोज 9:30 पर हमसे जुड़िएगा। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSD@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।